गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि होली का दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, इसमें तमाम लोग ऐसे रहे होंगे जो को होली की नशा में तमाम हत्याएं भी हो गई हैं, एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण अपने प्राणों से को त्यागना पड़ा। और इस तरह ऐसा होली नहीं खेलना चाहिए जिससे कि दूसरे के हानि हो और स्वयं को भी हानि पहुंचे। और फिर इस समय अब कुछ ही दिन रमजान बाकी है, जो रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद का समय धीरे धीरे करीब होता चला जा रहा है। तो हम आपको एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्राचीन इतिहास से लेकर तथ्य चल रहे हैं। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता, उसे क्रोध अधिक आता है। उसे क्रोध अधिक आता है। उसे क्रोध अधिक आता है। नंबर 2, गलतियां ढूंढना गलत नहीं है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। पहले तो अपने अंदर की गलती को देखिए, तब दूसरे की गलती ढूंढिए। तीसरा है, पिताजी ने बचपन में उंगली थामी थी। पिताजी ने बचपन में उंगली थामी थी, अब उनके अधूरे सपने को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। चौथा है, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता है। पांचवा है, संसार में वही सत्य है। संसार में वही सत्य है जो बिना मुहूर्त के होते हैं। संसार में वही सत्य है जो बिना मुहूर्त के होते हैं, जैसे जन्म और मृत्यु, ये दोनों बिना मुहूर्त के होते हैं। बाकी जन्म लेने के बाद तो उसका हर कर्मकांड से चलता है, चाहे जिस धर्म का हो, तो वहीं से धर्म अंधविश्वास की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा। तो हमारा है, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भारत के प्राचीन इतिहास से रोचक तथ्य। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन कब और कैसे हुआ? मौर्य साम्राज्य के पतन 184 ईसा पूर्व में हुआ। इसके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके ही सेनापति पुष्य मित्र शुंग द्वारा करने के साथ हो गया। और उसी का जो सेनापति था, उन्हीं ने बृहद्रथ की हत्या की और अपना वहीं से शुंग वंश की स्थापना उसने कर दिया। मौर्य वंश समाप्त हो गया। मौर्यों के बाद उत्पन्न राजनैतिक शक्तियां शून्यता को भरने के लिए क्षेत्रीय एवं विदेशी शक्तियों के मध्य चले बहुपक्षीय संघर्ष में राजनैतिक एकता नष्ट हो गई। किंतु इस काल में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार एवं विकास हुआ। और मौर्योत्तर काल से पूर्व गुप्त काल, विभिन्न क्षेत्रीय एवं विदेशी शक्तियों का काल। मौर्योत्तर काल से पूर्व गुप्त काल राजनैतिक दृष्टिकोण से यह काल क्षेत्रीय शक्तियों एवं विदेशी हमलों का काल था। किसका काल था? मौर्योत्तर का गुप्त काल राजनैतिक दृष्टिकोण से यह काल क्षेत्रीय शक्तियों एवं विदेशी हमलों का काल था। प्रायः इतिहासकार इसे अंधकार युग कहते हैं। प्रायः इतिहासकार इसे अंधयुग कहते हैं। लेकिन आज आर्थिक विकास, धार्मिक, साहित्यिक प्रगति, नगरीकरण में वृद्धि आदि के आधार पर इसे मार्क्सवादी इतिहासकार इसे स्वर्ण युग तक की संज्ञा देते हैं। इस काल में प्रमुख राजवंश उपरोक्त शक्तियों में उत्तर भारत शुंगों ने विशाल राज्य तथा दक्षिण भारत में सातवाहनों ने विशाल साम्राज्य स्थापित
किया। विदेशी ग्रीक शासकों में मेनेंडर लोकप्रिय था। विदेशी शासकों में मेनेंडर लोकप्रिय था। कुषाण वंश में कनिष्क, कुषाण वंश में कौन था? कनिष्क महानतम सम्राट हुआ। दोनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दोनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में काफी योगदान किया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। इन विदेशी शासकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को अपनाया। विदेशी शासकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को अपनाया। खारवेल का परिचय उसके हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। खारवेल का परिचय किससे प्राप्त होता है? उसके हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। इसने समकालीन शक्तियों को हराया। जो उस समय की शक्तियां थी उसको उसने साम्राज्यों को हराया। मौर्योत्तर काल में प्रमुख घटना चक्र। सर्वप्रथम स्वर्ण धातु के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने तथा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण धातु के सिक्के कुषाण ने चलाए। विदेशी हमलाकारों द्वारा भारतीय धर्मों को अंगीकार करना तथा इनके द्वारा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्यातित वस्तुएं हीरे, मोती, वस्त्र तथा मसाले आदि थे। मूर्तिकला की दो शैलियां थी, गंधार शैली और मथुरा कला शैली अस्तित्व में आई। कौन कौन सी शैली? गंधार शैली और मथुरा कला शैली अस्तित्व में आई। इस काल में सबसे बड़े साम्राज्य निर्माता एवं कुषाण वंश के कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीत में महायान शाखा को संरक्षण दिया एवं प्रचार प्रसार भी किया। प्रसिद्ध शक संवत 78 ईस्वी राष्ट्रीय संवत कनिष्क के राज्यारोहण से संबंधित है। इसे आज राष्ट्रीय संवत माना जाता है। और स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों द्वारा शुरू किए गए। इस शुद्ध स्वर्ण सिक्के 124 ग्रेन कुषाणों द्वारा चलाए गए। गुप्त वंश के शासकों द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए। शीशे के सिक्के कौन चलाया? सातवाहनों ने चलाया था। संवत 57 ईसा पूर्व में जब विक्रम संवत 78 ईसा पूर्व में शक संवत प्रारंभ हुआ। मूर्तिकला की गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास कुषाणों के काल में हुआ। भूमि अनुदान का पहला उदाहरण सातवाहनों के काल में से मिलता है। भूमि अनुदान का उदाहरण पहला सातवाहनों के काल से मिलता है। संस्कृत भाषा पहला शिलालेख शासक रुद्रदामन जूनागढ़ से प्राप्त, जिससे सुदर्शन झील के निर्माण का परिचय प्राप्त होता है। तो इस तरह यहाँ हमने परीक्षा उपयोगी कुछ बिंदु दिए हैं। परीक्षा उपयोगी बिंदु। वंश एवं उनके संस्थापक। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इंडो ग्रीक डेमेट्रियस प्रथम। दूसरा कणो वंश संस्थापक वसुदेव। शक माउस पहल मिथ्रेडेटस। तीसरा सातवाहन वंश सिमुक। कौन था? सिमुक थे। और कुषाण कुदुल कथफिसस। चौथा कलिंग का चेद वंश खारवेल योग्य शासक था। कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था। तो इस तरह से हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको लेकर चल रहे हैं, तो कल हमारा गुप्त काल से संबंधित
प्रश्न आएगा तो हमारा सभी श्रोताओं से यह मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप कोई विशेष जिसे यूपीएससी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्रम वाइज आप देखते जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरा फुल टाइम वीडियो देखें और नोट्स भी बनाते जाएं। इसमें तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।